एवरीवन, वेलकम टू बुक्स वैगन। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर मधु बंसी। इन्होंने अपनी जर्नी एक राइटर के रूप में शुरू की और आज एक इनोवेटिव एजुकेटर हैं जो बच्चों की क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन को नर्चर करते हैं। थैंक यू सो मच मैम हमारे प्लेटफॉर्म पर आने के लिए। प्लीज हमारे दर्शकों को बताएं कि आपने अपना लेखिका बनने का सफर किस तरह से शुरू किया। जब मैं सफर की बात जहाँ आती है तो ये तो शुरू हो जाता है। लेखक और लेखिका बनने का सफर जो है वो कोई प्लान नहीं करता है, उसके लिए कोई आपकी योजना नहीं बनाई जाती है, तो अपने आप शुरू ही हो जाता है। और अचानक से एक दिन कुछ विचार आते हैं, आप किसी चीज से प्रभावित होते हैं, कोई घटना देखते हो या कोई ऐसी चीज हो जाती है जिससे आपको प्रभाव अचानक आपके हृदय पे पड़ता है, तो आप कुछ ना कुछ लिखना शुरू करते हैं। अचानक लगता है कि आपकी लेखनी से कुछ निकल आया है जो बहुत अलग सा है, बहुत निराला सा है, बहुत सुंदर सा है, पढ़ने में सुंदर लग रहा है, सुनने में सुंदर लग रहा है, तो वो अपने आप पता लगता है कि हम कुछ लिख रहे थे। तो ये लेखन तो एक स्वतः निकलने वाली चीज है जिसके लिए कोई उपक्रम नहीं करना पड़ता है। जो हर लेखक होता है ना, लिखावट में कहीं ना कहीं उनकी जिंदगी के कुछ रंग छुपे होते हैं। आपको ऐसा लगता है कि आप जो लिखते हैं उसका आपकी निजी जिंदगी से कोई ताल्लुक है या फिर कोई इंस्पिरेशन? मैं अपना बचपन बहुत जीती हूँ तो इसलिए बच्चों के लिए लिखना जो है वो मेरी स्वाभाविक प्रक्रिया है। मैं बच्चों के लिए ज्यादातर लिखती हूँ, बड़ों के लिए भी लिखती हूँ और हर तरह का लेखन करती हूँ। लेकिन बचपन में जीना या बचपन की यादों को ताजा करना या बचपन के संस्मरणों को फिर से अपने आप में अनुभव करना, वो मुझे ज्यादा मजेदार लगता है। उसमें मुझे स्वांतः सुखाए वाली प्रवृत्ति महसूस होती है और मैं कुछ नया सोचकर, मतलब उस दृष्टि से देखने की कोशिश करती हूँ जिस दृष्टि से एक बालक देखेगा, तो वो कैसे सोचेगा, क्या कल्पना करेगा, किस प्रकार के उसके अंदर नए नए विचार आएंगे, किस प्रकार की जिज्ञासा उसमें होगी, किस प्रकार की उड़ान भरेगा, कैसे सपने देखेगा, सपने पूरे होंगे तो सपनों के पूरे होने की खुशी कैसे मनाएगा। ये सारी चीजें सोचती हूँ, तो ये मुझे लगता है ज्यादातर मेरे लेखन में दृष्टिगोचर होती है। मैं एक उदाहरण छोटा सा बताना चाहूंगी कि एक मेरे प्रकाशन विभाग के लिए मैंने एक उपन्यास लिखा है, टुईया। उस टुईया में उस बच्चे की वैज्ञानिक शैतानियां हैं। जो बच्चा करना चाहता था, तो वो जो शायद मैं करना चाहती थी नहीं कर पाई वो भी है, और जो मैंने की वो भी है। और इस प्रकार के उन शैतानियों को एक माध्यम मिला, एक उपन्यास के माध्यम से एक चरित्र की रचना हुई और उसमें हास्य, इतना हास्य है और इतना अनोखापन है, नवीनता है, अभिनव दृष्टि है। और उसके साथ बच्चा क्या, शिक्षक क्या, माता पिता क्या, बड़े क्या अपने आप को जोड़ लेते हैं, क्योंकि हर एक के अनुभव की घटना है। बच्चा होता है तो माता पिता जुड़ते हैं, बच्चा होता है तो शिक्षक जुड़ते हैं, बच्चा होता है समाज जुड़ता है, तो बच्चे की कहानी के साथ हर कोई जुड़ जाता है। तो ये सारी अच्छी संभावनाएं जो है बच्चे के लेखन के साथ जुड़ती है, तो वो हमें शायद लिखने की दिशा भी देती है और हमारी दशा का भी निर्धारण करती है। आजकल के जो बच्चे हैं, जैसे कि आपको पता होगा कि वो डिजिटल होने जा रहे हैं, तो ऐसे दौर में आपको क्या लगता है कि लेखन में वो गुण होने चाहिए जिनसे बच्चे किताबों की तरफ और आकर्षित हो? देखिए, डिजिटल होना तो स्वाभाविक प्रक्रिया है, समय के साथ सबको चलना है। लेकिन किताब जो है वो एक ऐसी चीज है जो बच्चे के लिए उतनी ही जरूरी है जितने माता पिता गुरु जरूरी हैं। क्योंकि किताब को बच्चा 10 बार पलटता है, देखता है, आगे पीछे करके देखता है। किताब शुरू होते ही उसका अंत देखने की कोशिश करता है, कि पहले देखता है कि एंड कैसे हो रहा है। तो जो उसके अंदर की उत्सुकता, जिज्ञासा किताब को देख के होती है, उसको अपने सिराने, मुझे याद है मेरा बेटा अपने सिराने, नई किताब आते अपने सिराने रख के सोता था, उसको अपने सीने से लगाता था। तो जो बच्चे के साथ एक आत्मीयता होती है किताबों की, वो स्वतः ही किताबों से ही मिलती है। जैसे माँ के साथ लिपट के सोना या दादा दादी नाना नानी के साथ उनके गले में बहिया डालना, उसी तरह से किताब को गले से लगा लेना भी एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। तो डिजिटल दुनिया में बच्चा जाए, जरूर जाए, लेकिन किताबें कभी कम नहीं होंगी। किताबों का
मूल्य भी उतना ही रहेगा, उनकी जरूरत भी उतनी ज्यादा रहेगी, लेकिन हाँ, किताबों को हमें बहुत आकर्षक बच्चों के लिए बनाना पड़ेगा, क्योंकि उन्हें बच्चों को कोई नई चीज आकर्षित करती है। तो नई चीज कैसी होगी? या तो आपके लेखन के शीर्षक नए होंगे, किताब के चित्र नए होंगे, किताब तो बाद में देखेगा, पहले यही चीजें आकर्षित करेंगी उसको। तो जो किताब के अंदर बाहर की चीज है, बाहर थोड़ा सा उसके विचार जो है लिखे गए, आगे का चित्र जो है, उसका शीर्षक जो है, ये मन को बांधने वाला होना चाहिए। तो जो इस प्रकार की नवीनता लिए पुस्तक होगी, शायद बच्चा स्वतः आकर्षित होगा, और फिर उस पुस्तक को पढ़ के मुझे लगता है अगर उसे मजा ना आया, आनंद ना आया, तो कुछ पढ़ने का कोई मोल ही नहीं है। तो ऐसी किताबें होंगी तो बच्चे को डिजिटल युग के साथ साथ, और आजकल ई बुक भी बन रही हैं, ऑडियो बुक्स भी बन रही हैं, तो इन सभी माध्यमों से किताबें अगर बच्चे को मिलती हैं तो बच्चे का किताब के प्रति आकर्षण कम नहीं होगा। तो मैम, आप जिस तरह से आपने कहा था अपना बचपन के तो आपकी बचपन की कोई ऐसी कहानी जो अभी तक आपके साथ है, आपको याद है और आप सुनाना चाहते हैं? एक प्रसंग याद है कि जो मैंने अपनी उपन्यास में उसका प्रयोग किया है कि शादी का जब माहौल होता है घरों में, तो बहुत सारे संबंधी एकत्रित होते हैं, और हम लोग के यहाँ हमारे मतलब उस समय, आजकल तो शादी में बारात में सब लोग चले जाते हैं, उस समय बारात में लड़के के साथ मतलब जो घर के पुरुष होते थे वो जाते थे, स्त्रियां घर में रहती थी, और रात भर रत जगह होता था, गाने चलते थे। तो एक बार का ऐसा ही किस्सा, रत जगह हो रहा था, गाने चले सारी रात, खूब रात लोग गाते रहे, 3-4 बजे करीब थक थक के सब सोए, और जब घर की सारी महिलाएं, सारी बुजुर्ग महिलाएं सब सो गई, तो मैंने अचानक से काजल की डिबिया उठाई और सब सोती हुई महिलाओं की मूछें बना दी, और उसके बाद सवेरे जब सारे के सारे उठे, एक दूसरे को देख के खूब हंसना शुरू हुए, मतलब एक दूसरे को दिखा रहे हैं और खूब हंस हंस के लोटपोट हो जा रहे हैं। और उसके बाद जो माहौल बना कि सवेरे सवेरे सारे घर में हंसी हो हल्ला हो रहा था, और लोग एक दूसरे को देख के, क्योंकि किसी ने अपने को नहीं देखा था, और जब लोगों ने पता लगा कि उनकी भी वही हालत है, उसके बाद किसने किया का जब शोर मचा, और उसके बाद अलग बात है, वो हम पकड़े गए, और फिर खैर किसी ने कुछ बुरा नहीं माना, क्योंकि माहौल हंसी खुशी का था। तो वो एक ऐसा वो है, एक घटना है जो मुझे आज तक याद है, क्योंकि मुझे दृश्य एकदम मेरे सामने आता है, बूढ़ी से बूढ़ी, जवान से जवान, सबकी मूछें बनी हुई थी, सारी महिलाओं की, और काजल की मूछें सबकी बनी हुई, खूब यहाँ से लेके यहाँ तक, और उसको देख देख के जो एक खिलखिलाता हुआ वातावरण हुआ, वो अपने आप में एक बहुत उल्लसित और प्रफुल्लित करने वाला था। बहुत ही प्यारा प्रसंग था, सुन के ही मजा आया। मैम, अब मैं बात करना चाहूंगी आपकी किताब अकलमंद गधा। इस पहले तो हम जानना चाहेंगे कि ये टाइटल आपको कहाँ से आया और इसके पीछे क्या कहानी है? देखिए, हम लोग गधे को लेकर हमेशा कहते हैं कि बुद्धू, बेवकूफ, इस प्रकार की बातें तुलना की जाती बुद्धू से गधे की, लेकिन ये एक मिथ है, मिथ्या है। गधा अक्लमंद है, गधा बेवकूफ है ही नहीं। गधे की याददाश्त बहुत तेज होती है, गधा 25-25 साल पुरानी चीजें याद रखता है, गधा मेहनती होता है, गधा फैमिली मैन होता है, गधा लो मेंटेनेंस एनिमल है। आपको मालूम है अमेरिकन जो वो है गवर्नमेंट है, उसमें जो उनकी वो है, एक रिपब्लिकन है, दूसरी कौन सी होती है, दो होती है ना, जो अमेरिकन गवर्नमेंट की जो दो पार्टीज है, एक रिपब्लिकन पार्टी है, दूसरी पार्टी डेमोक्रेटिक पार्टी का जो चुनाव चिन्ह है वो गधा है। क्यों है? क्योंकि गधा मेहनती है, गधा लो मेंटेनेंस है, गधा काम करने वाला है, गधा याददाश्त तेज रखता है, गधे की बुद्धि कम नहीं होती है। तो जो मिथ हमने बनाया है, पहले तो बच्चे को उस मिथ से हटाना है, क्योंकि वो मिथ जो है वो गलत है। बच्चे को कोई भी अवैज्ञानिक और अकल्पनीय और असत्य बात नहीं सिखानी है, और बच्चे को आकर्षण करने वाला टाइटल यही है, क्योंकि गधा लोग सोचते हैं बेवकूफ है, लेकिन अक्लमंद गधा निकला तो वही कोई नई चीज है, तो टाइटल देना ही है। तो ये भी एक बात थी। और दूसरा, गधे की बात के जो वैज्ञानिक तथ्य है उससे रूबरू होने चाहिए। फिर अगर गधा काल्पनिक रूप से अगर गधा बुद्धू माना जाता है और लेकिन है नहीं, तो कोई ऐसी घटना होनी चाहिए,
उस घटना में रोचकता होनी चाहिए, उस घटना में नवीनता होनी चाहिए, उस घटना में हास्य आना चाहिए, उस घटना में कुछ न कुछ जिज्ञासा को उभारने वाला तत्व होना चाहिए। तो ये सब चीजें देखते हुए टाइटल जो है अपने आप में बिल्कुल सही और सटीक टाइटल है। और इस टाइटल के साथ साथ इस कहानी की प्रेरणा कहाँ से आती है? देखिए, मेरी प्रेरणा तो बच्चा है। मैं तो हमेशा कोई भी टाइटल लेना होता है तो बच्चों के समूह में जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं कोई नई चीज सोचो, उठपटांग सोचो, बेवकूफ वाली सोचो, जो कभी सच ना हो वो सोचो, लेकिन कुछ नया सोचो। और हम कभी अक्सर में बच्चों के साथ मिलकर हम लोग आपस में कविता कहानी की रचना मिलकर भी करते हैं। उस समय जब बच्चे टाइटल सोचते हैं, शीर्षक सोचते हैं, वो अनोखे होते हैं और वो मुझे मेरी कहानी के माध्यम बन जाते हैं। एक बार एक बच्चे ने कहा कि पूछा कि उल्लू को काला चश्मा, डार्क ग्लासेस क्यों चाहिए, और वो मेरी कहानी बन गई, उल्लू और काला चश्मा। एक बच्चे ने पूछा मछली को छतरी चाहिए थी, उसको छतरी क्यों मिली? वो सोचते कहानी बन गई, मछली और सतरंगी छतरी। एक बच्चे ने एक बार मुझसे पूछा, बड़ी सभा में थे, जयपुर में थी मैं, और मेरे पास 50-60 बच्चा था, कुछ नई चीज सोचो। मैंने कहा, बच्चे ने कहा कि सांप को चप्पल चाहिए, सब चप्पल क्यों चाहिए? मैं भी सोचती रह गई। मैंने कहा, अच्छा अगली बार जब मैं जयपुर आऊंगी तो आपको इसका जवाब दूंगी। और उसके बाद 6 महीने बाद अगली बार मुझे जब जयपुर जाना था तो मुझे सोचते रास्ते में एक शीर्षक सूझा और मैंने फटाफट वहीं लिखा, सांप को जूता चाहिए था। और वो कहाँ से जोड़ा? इब्न बतूता के जूता से जोड़ा। कि इब्न बतूता को जूता मिला था, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की कविता है। इब्न बतूता पहन के जूता खूब उड़े आसमान में, और थोड़ी हवा नाक में घुस गई, थोड़ी घुस गई कान में। तो मैंने कहा वो इब्न बतूता को जूता पहन के उड़ा था तो सांप को भी उड़ने वाला जूता चाहिए। और वहां से वो कहानी शुरू हुई और लास्ट में वो बहुत मजेदार तरीके से, मतलब सांप को जूता चाहिए था, उसकी कहानी बन गई। तो बच्चे मुझे देते हैं शीर्षक, जो मेरे टाइटल होते हैं अनयूजुअल होते हैं, उसकी प्रेरणा केवल बच्चा और बच्चा। आपकी बातों से लग रहा है कि आपको बहुत आनंद मिलता है ना, बच्चों के लिए लिखने से और उनसे प्रेरणा लेने से। क्या इस दौर में कोई ऐसा चैलेंज या कोई कठिनाई आपने कभी फेस की लिखते हुए या फिर प्रेरणा के लिए? कठिनाई तो यही लगती है कई बार कि कोई हम शीर्षक बच्चे के माध्यम से ले लेते हैं और फिर जब हमें उसका कोई ऐसा हल नहीं मिलता, कहानी नहीं बनती, कविता नहीं बनती, गीत नहीं बनता, तो वो उलझता रहता है दिमाग में, तब तक उलझा रहता है जब तक उसका कोई आउटलेट ना निकल जाए। तो यही चैलेंज, सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि बच्चे ने मुझे एक चुनौती दी और उस चुनौती को अगर मैं नहीं पूरा कर पा रही हूँ तो मेरा मन उद्वेलित तब तक रहेगा जब तक वो हो न जाए। थैंक यू सो मच मैम। मुझे पूरा यकीन है कि बच्चे बहुत खुशी से ये किताब पढ़ेंगे। इसका टाइटल इतना अट्रैक्टिव है कि मुझे भी मैं पढ़ना चाहती हूँ। बचपन से हमने यही सुना है कि गधा, मतलब अगर तुम गधा हो तो तुम्हारे अंदर अक्ल नहीं है, तो ये शीर्षक अक्लमंद गधा मुझे पूरा यकीन है कि अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट करेगा बच्चों पर। आप कोई एक ऐसा मैसेज या कोई एडवाइस अपने बच्चों के लिए, अपने रीडर्स के लिए देना चाहेंगे? मैं सबके लिए एडवाइस दूंगी क्योंकि अब मैं उम्र के इस पड़ाव में हूँ कि मैं माता पिता से शुरू करती हूँ। माता पिता को यह एडवाइस है कि बच्चे को बच्चा बना रहने दें, उसका बचपन ना छीने, उसे बोनसाई ना बनाए और उसे एक ऐसे बरगद की वृक्ष की तरह पनपने दें कि कल को वो उन्हें ही छाया प्रदान करे। टीचर्स के लिए एडवाइस है कि बच्चे को किताबी ना बनाए, बच्चे को नया सोचने दें, नई चीजें करने दें, उनको प्रयोग करने दें, अपने अनुभव खुद करने दें और कुछ नया सोच के उनकी जिज्ञासा को पनपाएं। क्लासरूम में रटी रटाई शिक्षा न दे, इनोवेटिव बनाए, सृजनशील बनाए, नई सोच को उभारे और उनकी सृजनात्मकता को, कल्पनाशीलता को निखारती रहें। बच्चों के लिए एडवाइस, बच्चे अपने बचपन को खूब खूब खुशी से जिए, खूब खूब उसे निखारें, प्रसन्न रहें, मन के काम करें, अपनी कल्पना को उभारें, नई सोच को
साबित करें, सपने देखें, नए नए सपने देखें, नई नई कल्पनाएं करें और उन कल्पनाओं को साकार करने के लिए अपना सारा सारा उद्यम लगाएं और खुश रहना सीखें और खुश रह के नए काम करके अपनी ऊर्जा को स्वतः ही जागृत और चेतन करते रहें। ऐसी मेरी बच्चों से शुभकामनाएं। आपने अपने विचार व्यक्त किए उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी का भी धन्यवाद। सबको नमस्ते। अक्लमंद गधा आप देख रहे हैं, गधा वास्तव में अक्लमंद था या नहीं कैसे पता लगेगा? जब आप किताब पढ़ेंगे। और किताब कहाँ मिलेगी आपको? bookswagon.com में भी मिल जाएगी। तो पढ़िए, मुस्कुराइए, हंसिए, खुश होइए।